नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 61। क्वेश्चन है 51। यह दोस्तों इम्पोर्टेंट किसके लिए है? सुपर टेट, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस, पीएचडी, टीएसटी, इवन जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है, ये सीरीज दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना जो क्वेश्चन है वह है 51। आइए स्टार्ट करते हैं। यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 सेल्सियस है, तथापि फिलामेंट जल नहीं जाता, क्योंकि तो बताना, अगर किसी भी बल्ब का जो टेम्परेचर है वह 2700 सेल्सियस है तो उसका जो फिलामेंट है वह जलता क्यों नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी नंबर। जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, इसमें देख भी पा रहे होंगे दोस्तों। देखिए क्या है, हम टिक लगा देते हैं। ये रहा, जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती, क्योंकि बल्ब जो है वो निर्वातित अर्थात इवाकोटेड होता है तथा उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन या अक्रिय गैसें भरी होती हैं। इसलिए क्या होता है, इसका फिलामेंट नहीं जलता है। क्या होता है? फिलामेंट नहीं जलता है। क्वेश्चन नंबर है 52। इस्पात में क्या होता है? तो इस्पात में क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इस्पात में जो कार्बन की मात्रा होती है 0.25 से 1.5 तक होती है। इस्पात लोहा एवं कार्बन का एक मिश्र धातु है। अगर आपसे पूछा जाए इस्पात कैसे बनता है, तो इस्पात जो बनता है लोहा एवं कार्बन से। एक प्रकार की इस्पात मिश्र धातु, इसको इंग्लिश में एलॉय कहते हैं। अब अगर हम आपको स्टेनलेस स्टील के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहें, तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम एवं निकिल होता है। क्या क्या होता है? लोहा, क्रोमियम एवं निकिल, तीन चीज़ें मिलकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं। और इसमें क्रोमियम की जो मात्रा होती है वो तकरीबन 18% होती है। कितनी होती है दोस्तों? 18% होती है। क्रोमियम की मात्रा इसमें अधिक होने पर यह स्टेनलेस स्टील की कठोरता क्या होती है? बढ़ जाती है। और स्टेनलेस स्टील की एक विशेषता यह होती है, काफ़ी मजबूत होती है और इसमें जल्दी जंग भी नहीं लगती है। इस्पात के बारे में जाने तो इस्पात का उपयोग हम किस में करते हैं? बर्तन बनाने में, पुल बनाने में, औजार बनाने में और रेलवे की पटरी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो रेलवे की पटरी होती है वह इस्पात से ही बनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर। 0.1 से 2% तक इसमें कार्बन होता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53। क्वेश्चन, लारमंड को जल अपघटित कर निम्नलिखित बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन 53। लारमंड को जल अपघटित कर निम्नलिखित में से क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एस्कोज या सुक्रोज। क्या बनाया जाता है? एस्टिक अम्ल बनाया जाता है, सुक्रोज या ग्लूकोज। इन चार चीज़ों में से क्या बनाया जाता है? लारमंड स्टार्च को जल से अपघटित करके, अर्थात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वह बनाया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ग्लूकोज क्या होता है? मीठा होता है स्वाद में। इसका फार्मूला अगर आप देखना चाहो C6H12O6 होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 54। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह क्या है? तो हम सांस लेने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो ये क्वेश्चन हम सभी लोग जानेंगे कि ऑक्सीजन है, यह जीवनदायिनी गैस होती है और इसका फार्मूला O2 होती है। वातावरण में यह 21% उपस्थित होती है। इसकी एक विशेषता और बता दें दोस्तों, यह हरे पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होती है। जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके अपना भोजन बनाते हैं, तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी दौरान पेड़ पौधे ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं, जिनका हम लोग श्वसन के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर है 55। एल्यूजेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं जिसमें होता है, अर्थात जो एल्यूलोज की गोलियां होती हैं उसे एसिड जो बनता है उसको कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जब उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों? तो इसमें होता है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। एल्यूलोज की गोलियों में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है जो अम्लता कम करने के लिए उपयोग में आती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56। देखिए, भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है। तो जो भोजन है उसमें लवणों की मुख्य भूमिका क्या है? थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो कि भोजन के पाचक में सहायक होता है। अम्ल लवणों का काम क्या होता है? लवण का मतलब होता है जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों? जो भोजन को पचाने में सहायक करे, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र HCl होता है उसका निर्माण करने में मदद करे, और ये भोजन है जो अपना फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करें। यही लवणों की मुख्य भूमिका होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लवण भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। क्वेश्चन नंबर है 57। रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र जिसको आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित, अर्थात इसमें में से कौन सा सूत्र है? तो इसका अगर हम लोग करेक्ट आंसर देना चाहें तो यह हो जाएगा सी नंबर। आणविक सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र होता है। क्या होता है? आणविक सूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र। अगर आपसे पूछा जाए n मतलब है कि इसमें कोई भी वैल्यू मान सकते हो 1 2 3 4 करके, 5 तक अनलिमिटेड कोई भी वैल्यू हम n की जगह रख सकते हैं। n बराबर पूछा जाए तो आणविक का अणु सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र होता है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह सी नंबर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सी, अर्थात कौन सी धातु है जिसका सबसे अधिक प्रयोग मनुष्य करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए डी नंबर, लोहा। लोहे का सबसे अधिक उपयोग मनुष्य करते हैं। अब बात करें एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का जो एस्क होता है सबसे इम्पोर्टेंट या मुख्य वह होता है बाक्साइट। क्या होता है? बाक्साइट। और बाक्साइट का फार्मूला क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O, और इसी से एल्युमिनियम निकाला जाता है। अब बात करेंगे तांबे का, तो तांबे का जो इम्पोर्टेंट एस्क होता है वह कॉपर पाइराइट होता है। इसका फार्मूला CuFeS2 होता है। अब पीतल जिसको ब्रॉस कहते हैं ये किससे बनता है? Cu प्लस Zn, अर्थात कॉपर प्लस जिंक से यह बनता है। कांसा जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं कॉपर प्लस एसन से मिलकर इसका निर्माण होता है। अब बात करें सोना, जो कि काफ़ी कॉस्टली मेटल्स होता है। सोना को इंग्लिश में गोल्ड भी कहते हैं। इसका जो कैल्वेराइट होता है, क्या होता है? मुख्य अयस्क जो है वह कैल्वेराइट होता है। AuTe2 इसका फार्मूला होता है। और जो सिल्वेनाइट्रस होता है, सिल्वेनाइट्रस उसका जो दोस्तों फार्मूला होता है AgAu का होल ट्वाइस Tu2 से इसका निष्कर्षण भी करते हैं। अब बात करें जैसे शुद्ध सोना है वह कितने कैरेट का होता है? वह 24 कैरेट का होता है। और आप जितने प्रकार के आभूषण खरीदते हैं वह 24 कैरेट के कभी नहीं होते हैं, वो 22 कैरेट के होते हैं। 2 कैरेट उसमें इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है। और सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों? इसमें स्पेशली तांबे को मिलाया जाता है जिससे आप क्या करें, आराम से उनके आभूषण बनाकर उनका प्रयोग कर सकें। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। एक बात याद रखिए, जितने अयस्क हैं वो खनिज ही होते हैं, लेकिन जो खनिज निकल रहे वो अयस्क नहीं होते सभी के सभी। अब देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मीथेन। मीथेन क्या है? ये गोबर गैस का एक मुख्य घटक होता है, और मीथेन की जो इसमें परसेंटेज पूछा जाए वह 65 होता है। जो गोबर गैस है उसको इंग्लिश में बायोगैस कहते हैं। गोबर गैस से मीथेन के अलावा क्या क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसें इससे निकलती हैं। और ये एक बेस्ट मतलब सबसे बेहतरीन ईंधन होता है, और इसमें धुआं बिल्कुल भी दोस्तों नहीं निकलता है।
बायोगैस के समाप्ति के बाद संयंत्र में अवशिष्ट पदार्थ में N2 एवं फास्फोरस के कई यौगिक मौजूद रहते हैं, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, अर्थात खेतों में डालने के लिए। जानवरों एवं पेड़ पौधों से प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जलीय उपस्थिति में आसानी से सड़ जाते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे, पेड़ पौधे हों, जानवर हो, क्या हो, ये सब आसानी से जल में उपस्थित आसानी से क्या होती है, सड़ने गलने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बनता, बायोगैस का निर्माण होता या बायोगैस निकलती। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए हम किस गैस का उपयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हम किस गैस का उपयोग करते हैं फल पकाने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है 60 नंबर, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? कंपोस्ट। क्या होता है? कंपोस्ट जो है पौधों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। ये जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होता है। कहाँ से? जो जानवर के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे ये प्राप्त होता है। और वर्जीलियस के शिष्य वोलर ने, वर्जीलियस कौन? एक साइंटिस्ट हैं और इनके स्टूडेंट थे वोलर ने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिया का निर्माण किसने किया था, तो आप कह सकते हैं कि वर्जीलियस के शिष्य थे वोलर, उन्होंने यूरिया का निर्माण किया था और इन्होंने अमोनिया साइनाइड को गर्म कर यूरिया प्राप्त किया था। अमोनियम साइनाइड का अगर फार्मूला पूछा जाए तो NH4CNO, क्या होता है? NH4CNO अमोनियम साइनाइड का फार्मूला होता है। इसे जब आप गर्म करेंगे तो यूरिया बनेगा। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। अब यूरिया का फिर से सुन लें, NH2CONH2 यूरिया का फार्मूला होता है। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 61, पीएच प्रदर्शित करता, अर्थात जो पीएच होता है वह क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलयन की अम्लता या क्षारकता। पीएच यह बताता है कि ये जो विलयन है यह अम्ल है या क्षार है, इन दोनों की जानकारी देता है। अब आप समझे, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वह सारे के सारे प्रोडक्ट या विलयन या सोल्यूशन सब के सब अम्ल की कैटेगरी में, एसिड की कैटेगरी में आते हैं। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वह उदासीन, और उदासीन को इंग्लिश में न्यूट्रल कहते हैं। अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो वह क्षारक कहलाएगा, अर्थात उसको बेस कहेंगे। पीएच विलयन की अम्लता तथा क्षारकता प्रदर्शित करता है पीएच, और पीएच को बोलते हैं पार्कर हैनी फिन। क्या बोलते हैं? पीएच का अगर कोई आपसे फुल फॉर्म पूछे तो आप बता सकते हैं पार्कर हैनी फिन। किसी घोल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को उस घोल का पीएच कहते हैं। पीएच बराबर -log ब्रैकेट में H+ होता है। क्या होता है? H पॉजिटिव होता है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया सी, विलयन की अम्लता तथा क्षारकता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है, कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 2। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है HCl के जलीय विलयन की जो पीएच वैल्यू होती है वह अप्रॉक्सीमेटली अर्थात लगभग 2 होती है। और इसकी प्रकृति पूछी जाए, नेचर, तो स्वाभाविक है जिसकी पीएच वैल्यू 2 होगी अर्थात 7 से कम है तो वह अम्ल की कैटेगरी में आएगा। किसकी कैटेगरी में आएगा? अम्ल की कैटेगरी में आएगा। तो दोस्तों इसका मैंने आंसर बताया था आपको, ये ए नंबर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, किस निम्नलिखित के जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है? किसका जलीय पीएच मान हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आप लोग देखें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है। और इसका जो जलीय विलयन होता है वह कैसा होता है? इसका ही निम्नलिखित में से पीएच मान हो सकता है किसका? जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड का मतलब ही है पानी, वाटर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं।
या इसे दाहक सोडा भी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। तो उपयोग करते हैं, देखिए, साबुन बनाने में, कागज़ के निर्माण में, सूती कपड़ों में चमक पैदा करने के लिए, कृत्रिम रेशम के निर्माण में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका उपयोग क्या क्या करते हैं, तो फर्स्ट साबुन बनाने में, सेकंड कागज़ के निर्माण में, थर्ड सूती कपड़ों में चमक लाने के लिए, फोर्थ कृत्रिम रेशे के निर्माण में या कृत्रिम रेशम के निर्माण में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन। देखिए क्या है, शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है दोस्तों, सिलिकॉन। शैल अथवा जितने भी और खनिज होते हैं उसमें सबसे अधिक सिलिकॉन ही पाया जाता है। और आपसे पूछा जाए सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो उसे बेंगलुरु को कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे आगे है। और यहाँ सिलिकॉन की बात हो रही है, यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और ये पाया जाता है शैल मतलब पहाड़ों में, और खनिज जो कि जमीन से खोदे जाते हैं। क्वेश्चन देखेंगे 65, हाइड्रोजन में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है। अर्थात जो हाइड्रोजन है यह एक प्रकार तत्व एलिमेंट्स है, इसमें सबसे अधिक यौगिक कौन बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कार्बन। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर सबसे अधिक यौगिक बनाता है। सिलिकॉन जो होता है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, सिलिकॉन प्रकृति में रेत और पत्थर के रूप में पाया जाता है। आपने रेत में देखा होगा एक चमकती हुई कोई चीज़ दिखाई पड़ती है, जब उस पर सूर्य प्रकाश पड़ता है जो वो चमकती है वही सिलिकॉन होता है। देखिए, सिलिकॉन प्रकृति में रेत और पत्थर के रूप में पाया जाता है। ये अपरूपता को इंग्लिश में एलोट्रॉफी कहते हैं। ये अपरूपता की घटना प्रदर्शित करता है। यह एक अधातु है। तो सिलिकॉन क्या है, एक प्रकार की यह अधातु है। पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी की परत में इसकी प्रतिशतता अगर होती है लगभग 26%। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिलिकॉन है वह पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं 26%। सिलिकॉन कार्बाइड, इसे कार्बोरंडम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोरेंडम कहते एवं कृत्रिम हीरा भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कृत्रिम हीरा है उसका दूसरा नाम क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। इसका दूसरा नाम कार्बोरेंडम भी है, कार्बोरेंडम, और इसे कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 66, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली कौन सी गैस है। तो हम सभी लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से ही आग बुझाई जाती, इसी का प्रयोग करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करती है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है, उत्तरदायी है, तो आप कह सकते हैं वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता वह होता CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रियली हेल्थ के लिए बहुत डेंजर होती है। अब जैसे आप शीतल पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है, इनके बोतलों में क्या होता है, उच्च दाब पर CO2 गैस भरी होती, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 66 का सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन है अपना 67 नंबर, घरेलू ईंधन के रूप में काम लाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो क्या मीथेन का ही प्रयोग किया जाता है। घरेलू ईंधन के रूप में हम लोग मीथेन का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन, जो नाइट्रोजन प्रोटीन है नामक जटिल कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता, ये यूरिया में लगभग 46% होता। पेड़ पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त करते हैं और वह वृद्धि करते हैं। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगर आपसे पूछा जाए जो आवर्त सारणी है उसमें सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का निगेटिव चार्ज किसके पास होता, तो वह होता है
फ्लोरीन के पास और किस अवस्था में है, यह हमेशा गैसीय अवस्था में अवेलेबल होती है। तो हमारा 67 का जो आंसर है वह सी है, मीथेन। क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है, अर्थात कैसा होता है अम्लीय गुण, तो वह होता है सी नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में CO2, जिसको सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, यह रंगहीन, दम घोटने वाली, गंधयुक्त, हवा से भारी तथा विषैली गैस होती है। इसका उपयोग व्यंजक के रूप में हम लोग करते हैं। अब बात करें CO, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, सूर्य प्रकाश में क्लोरीन के साथ संयोग कर फॉस्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है। अब कार्बोनिल क्लोराइड का फार्मूला देखें, COCl2 का निर्माण करती, जो एक विषैली गैस है। जो कार्बोनिल क्लोराइड क्या है, यह एक विषैली गैस होती है। तो 68 का करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया, यह है सी नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखें क्वेश्चन नंबर 69, सिलिकॉन तत्व में क्या पाया जाता है। जो सिलिकॉन तत्व होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें रेत। देखिए, सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है या सिलिकॉन किस में पाया जाता है, तब भी आप रेत कह सकते हैं। रेत में आपने जब सूर्य प्रकाश पड़ता है रेत पर तो आपने चमकती हुई कोई चीज़ देखी होगी, वही सिलिकॉन तत्व होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर सही है 69 का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है, अर्थात किस प्रक्रिया से होता है, तो वह होता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन द्वारा बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन होता है। किसी यौगिक की द्रवित अवस्था का घोल ही अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित से बना, अर्थात हाइड्रोजन के अलावा किससे बना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्बन। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा कार्बन का बना होता है। इसका करेक्ट आंसर 71 का बी नंबर है, कार्बन। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, कौन सा, 72, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से बना है। हाइड्रोजन के अलावा किस तत्व से बना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर सही है, क्लोरीन। ये रहा दोस्तों क्लोरीन। क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र HCl होता है, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन से बना होता है। 72 का करेक्ट आंसर डी है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 73, लौह एस से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। जो लोहा है वह किस एस के माध्यम से या किस प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जाता, उत्पादित किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अपचयन। लौह एस से लोहे का उत्पादन अपचयन विधि से होता है। लोहे का निष्कर्षण वात भट्टी, जिसको ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं इंग्लिश में, का प्रयोग किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट एस से किया जाता है। किसे, हेमेटाइट एस से इसका निष्कर्षण किया जाता है, और यह एक एस है किसका, लोहे का। तो 73 का करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 74, एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी क्षमता के कारण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुलकी कारण। क्या, बहुलकी कारण। बहुलकी के कारण एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता होता है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, बहुलकीकरण कहलाते हैं। अर्थात ऐसी कोई रासायनिक क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अणु मिलें और एक बड़े अणु का निर्माण करें, वह बहुलकीकरण कहलाता है। एथिलीन के बहुलकीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। एथिलीन का जब हम बहुलकीकरण करते हैं, एथिलीन के विभिन्न प्रकार के अणु मिलाते हैं और इससे एक बड़ा अणु बनाते हैं, तब जाकर पॉलीथीन का निर्माण होता है दोस्तों। तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बहुलकीकरण। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 75, पानी में घुलने के पश्चात
7 से कम पीएच वाला यौगिक यौगिक सिरका है। क्या है? यौगिक दोस्तों सिरका है। ये देखिए क्या है, जो पानी में घुल जाता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से दोस्तों कम हो जाए, तो वह कौन सा यौगिक होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सिरका। देखिए, पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक सिरका है। इसका पीएच मान 2.4 से 3.4 तक होता है। मैंने आपको दोस्तों बताया था, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है अर्थात 6.9 तक है, वह सारे के सारे अम्ल के अंतर्गत आएंगे, और जिनकी पीएच वैल्यू 7.1 से ऊपर है अर्थात 14 तक है, वह सारे के सारे बेस की कैटेगरी में आएंगे, और जिनकी 7 है वह उदासीन होंगे। तो पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम जिनकी पीएच यौगिक होंगे, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, वह इसमें में से सिरका होगा। सिरका को लोकल लैंग्वेज में छिरका भी कहते हैं, और इसमें एस्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। किसी घोल की अम्लता का क्षारीयता व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का उपयोग करते हैं। इस मापदंड को पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पीएच स्केल कहते हैं। दोस्तों, यह सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना है और शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।